हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं हमारे चैप्टर में द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। हाउ वर द राइट्स ऑफ द डिप्रेस्ड कास्ट डिबेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? एग्जामिन द रोल ऑफ B.R. अम्बेडकर इन दिस कंटेक्स्ट। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर लिखिए और उसके बाद इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ द डिप्रेस्ड कास्ट वो एम्फोसाइज कर रहे थे, वो इस चीज़ पर जोर दे रहे थे कि जो प्रॉब्लम है अनटचेबल्स की वो केवल और केवल प्रोटेक्शन से या सेफ गार्ड्स देने से हल नहीं होगी, क्योंकि सेंचुरीज से सोसाइटी ने यहाँ पर सर्विसेज और लेबर ली हैं हमसे, यानी कि डिप्रेस्ड कास्ट से, और अनटचेबल्स जो हैं उनको सोशली दूर रखा गया है, आइसोलेट रखा गया है। इसी वजह से यह मेन वजह है जिससे कि डिप्रेस्ड कास्ट जो है वो मार्जिनलाइज हो गई हैं सोसाइटी के अंदर। जे नगप्पा ने कहा कि यहाँ पर जो उनकी सफरिंग्स हैं वो बढ़ी हैं क्योंकि सोसाइटी ने डिप्रेस्ड कास्ट का सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन किया है, यानी सिस्टमेटिकली उनको मार्जिन पर, समाज के हाशिए पर, एक किनारे पर, एक कोने पर लगा दिया है, जहां उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय और विकट हो गई है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि ड्यू टू देयर न्यूमेरिकल इनसिग्निफिकेंस, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लासेस कम संख्या में हों, संख्या उनकी पर्याप्त है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनकी प्रॉब्लम है सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन बाय द सोसाइटी। समाज के द्वारा एक प्रक्रिया के तहत उन्हें समाज के मुख्य धारा से बाहर कर दिया जाना। तो यहाँ पर उन्हें ये महसूस किया जा रहा था कि उनको कोई एक्सेस नहीं है एजुकेशन के लिए, ना ही उनका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, कोई शेयर है, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर है वो आवश्यक है उनकी पोजीशन को सुधारने के लिए। 2 पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा क्या था? बेटा, सेफ गार्ड से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर केवल सर्विसेज और जो लेबर ली गई हैं उसके बावजूद भी उन्हें सोशली जो है यहाँ पर आइसोलेट रखा गया है, तो केवल और केवल प्रोटेक्शन और सेफगार्ड से काम नहीं चलेगा, सोसाइटी को अपना नजरिया यहाँ पर बदलना होगा। दूसरा, जो जे नगप्पा ने कहा वो ये क्या कहा कि यहाँ पर सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन हुआ है जिसमें कि उनकी न्यूमेरिकल इनसिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि उनको सोशली हमने उनका जो रोल है समाज के अंदर उसे सिस्टमेटिकली बहुत कम कर दिया गया है, नेग्लिजिबल, स्मॉल कर दिया गया है, जिसको अब धीरे धीरे उनको समाज के अंदर एक नया रोल दिया जाना है, जिसके लिए पॉलिटिकली उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अधिकार दिए जाने चाहिए। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट अम्बेडकर ने डिमांड की थी कि जो डिप्रेस्ड कास्ट हैं उन्हें हम क्यों ना एक सेपरेट इलेक्ट्रेट दें, लेकिन सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग का जो बहुत सारे लीडर्स ने ये विरोध किया था, कहकर क्या कि इससे एक सफोकेटेड चैम्बर में जैसे कैद होने के जैसा होगा, और सेपरेट इलेक्ट्रेट जो है उन्हें सोसाइटी से आइसोलेट कर देगा, और उन्हें सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में आना है एक्चुअली तो वो मेन स्ट्रीम में कैसे आएंगे? मेन स्ट्रीम में लाने का तरीका सेपरेट इलेक्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए इस आइडिया को फिर छोड़ भी दिया गया। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ, वहां उन्होंने ये सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग को छोड़ दिया, और उसके बाद में पार्टीशन के बाद तो इस मांग पर कभी भी वो दोबारा बोले ही नहीं, क्योंकि यह मांग उनके लिए अब उन्होंने त्याग दी। तो देखिए, बट आफ्टर द पार्टीशन गांधी जी ने पूरी तरह से इस डिमांड को ड्रॉप कर दिया। तो अंडर द गाइडेंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंडेड द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। B.R. अम्बेडकर की गाइडेंस की वजह से ही अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है। अनटचेबिलिटी लीगली बैन है इंडिया के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको प्रोहिबिट किया गया है, और एंट्री जो है हिंदू टेम्पल्स के अंदर डिप्रेस्ड क्लासेस की या ऑल कास्ट की वहाँ पर अब होगी, केवल अपर कास्ट ही मंदिर जा सकेंगे, ऐसा यहाँ पर अब नहीं है। तो जो सीट्स हैं लेजिस्लेचर के अंदर और जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर वो भी रिजर्व रहेंगी लोअर कास्ट के लिए भी, और मैनी
recognized that the social discrimination could not be erased only through the constitutional legislation। केवल कानून बनाने से हल नहीं होगी समस्या, यहाँ पर इसके लिए उन्हें करस्पॉन्डिंग चेंज लाना पड़ेगा सोसाइटी के एटीट्यूड में। और बी आर अम्बेडकर साहब ने यहाँ अटेम्प्ट की, एक प्रयास किए कि वो इम्प्रूव करें उनकी पोजीशन को बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी प्रोटेक्शन of the constitution which was widely welcomed by the public। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें प्रोटेक्शन दी और जो कि समाज ने पूरा एक्सेप्ट भी किया। तो यहाँ ये सारे पॉइंट्स बनते हैं। इनके अलावा भी यदि कोई पॉइंट आपको लगता है कि रेलेवेंट है तो वो आप जरूर लिख सकते हैं। इसके बाद में हमें कुछ और प्रश्न देख लेने चाहिए यहाँ पर। चलिए एक दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं कोई। With respect to the center-state relations, how were the powers of the taxes distributed between the center and the state? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड की गई हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। वो 3 लिस्ट के द्वारा, 3 लिस्ट में उनका वर्णन है। पहली लिस्ट जो है वो यूनियन लिस्ट है, उसके बाद में स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। देखिए यूनियन लिस्ट जो है उसके अंदर नेशनल इंपॉर्टेंट के सारे मुद्दे आते हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स है, एटॉमिक एनर्जी है और बैंकिंग है। ये वो सारे इश्यूज जो सेंटर, जो नेशनल लेवल के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर पास कर सकती है लॉ को। और इन सारे जो भी मैटर यहाँ पर, जो भी सब्जेक्ट्स इस यूनियन लिस्ट के अंदर दिए गए हैं। और दूसरी है स्टेट लिस्ट, जहाँ के सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जैसे कि पुलिस, एग्रीकल्चर और लोकल गवर्नमेंट। ये सारे वो इश्यूज हैं, वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस को छोड़कर। और यहाँ पर थर्ड लिस्ट हमारे पास बचती है, वो कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसमें कि 47 सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स वो हैं जिन पर स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन कभी भी यदि कोई लॉ मेकिंग में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा यहाँ पर सेंटर के द्वारा बनाया गया कानून ही वहाँ पर वैलिड माना जाएगा। और ये कौन कौन से विषय इसमें दिए गए हैं, जैसे कि एजुकेशन है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, इस तरह के विषय इसमें दिए गए हैं। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी थे जो संविधान के जो निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये मालूम था कि सिनेरियो विल रिमेन एवर चेंजिंग एंड द न्यू सब्जेक्ट्स विल बी कमिंग इन द नियर बाय फ्यूचर। सो उन ऐसे किसी भी विषय को जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, जो यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं है संविधान के अंदर में, इन लिस्ट में किसी में भी नहीं आया है, उसे हम रेजिडुअरी पावर कहते हैं। और रेजिडुअरी यानी अधिशेष शक्तियां, बची हुई शक्तियां जो इन लिस्ट से बाहर बच गई हैं, वो केवल और केवल सेंटर को दी गई हैं। इसीलिए कहा जाता है सेंटर मजबूत ज़्यादा है हमारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने डिवाइड किया फाइनेंशियल पावर्स को बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। अब टैक्स वसूल करने का अधिकार है, उसको भी यहाँ कन्फर्म किया गया है, क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यदि हम वहाँ पर प्रॉपरली डिवीजन नहीं करेंगे तो बाकी पॉलिटिकल पावर का डिवीजन या बाकी किसी भी पावर का डिवीजन जो है वो कोई भी प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे टैक्स वसूल किए जाएंगे। सम टैक्सेस लाइक कस्टम ड्यूटीज एंड द कंपनी टैक्सेस वर रिटेन्ड बाय द सेंटर। कि सेंटर लेगा। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जैसे इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटीज, ये स्टेट और सेंटर के बीच में शेयर होंगे। और कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जैसे कि एस्टेट ड्यूटीज, ये गिवन होली टू द स्टेट, पूरी तरह से स्टेट्स को दे दिए गए हैं। स्टेट्स जो है वो लेवी कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है कुछ टैक्सेस को अपने आप से भी, जैसे कि लैंड या प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स, ये सारे टैक्स जो है वो स्टेट अपने आप से ही लेवी कर सकता है, लगा सकता है। तो ये इस प्रश्न के उत्तर में आप इतने पॉइंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई पॉइंट यहाँ पर लगता है कि दिया जाना रिलेवेंट है तो वो आप दें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, उसमें 300 मेंबर्स थे, 300 मेंबर्स थे। बताइए इनमें से कितने मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने की रोल या इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर किया। सपोर्ट योर आंसर विद द एविडेंस। तो एविडेंस दीजिए और अपने आंसर को सपोर्ट कीजिए। चलिए भाई देखिए, 6 मेंबर्स वहाँ पर ऐसे थे जिन्होंने की रोल किया। क्या, कौन से वो मेंबर्स थे? ऑब्वियस है वो मेंबर्स जो हैं वो कांग्रेस से थे और उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। चलिए एक एक करके इनका रोल देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया और इसके साथ ही उन्होंने
नेशनल फ्लैग के कलर्स को डिफाइन करने वाला, नेशनल फ्लैग को डिफाइन करने वाला रेजोल्यूशन भी प्रेजेंट किया। वल्लभ भाई पटेल का एक की रोल था ड्राफ्टिंग ऑफ द सेवरल रिपोर्ट्स करने के लिए। बहुत सारी रिपोर्ट्स इन्होंने ड्राफ्ट की, साथ ही में इन्होंने यहाँ पर जितने भी अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू थे उनके लिए एक आम राय बनाने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए उसको काम किया। यहाँ पर उन्होंने एक आम सहमति बनाने में अपना बहुत बड़ा रोल किया। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, वो प्रेसिडेंट थे इस असेंबली के, और इन्होंने इंश्योर किया कि डिस्कशन से ही कोई रेजोल्यूशन पास हो, और डिस्कशन में भी सबको, डिस्कशन कंस्ट्रक्टिव रहे और डिस्कशन में हर व्यक्ति को बराबर समय दिया जाए, यहाँ पर उसे चांस मिले स्पीक करने का, अपनी बात, अपनी राय रखने का। B.R. अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और बच्चों यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उन्होंने की रोल अदा किया फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर दो लॉयर्स भी थे, K.M. मुंशी, और दूसरे थे A.K. अय्यर, यानी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये क्रूशियल इनपुट्स इन्होंने प्रोवाइड की कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। यहाँ पर वाइटल असिस्टेंस जो है वो दी गई थी कई सारे मेंबर्स के अलावा, इनके अलावा भी जो कई सारे मेंबर्स थे, और जो खास तौर से दो सिविल सर्वेंट्स यहाँ पर थे, मिस्टर B.N. राव, और दूसरे थे कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो B.N. राव थे उन्होंने काम किया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी कि वो संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और इन्होंने नंबर ऑफ बैकग्राउंड पेपर्स जो है तैयार किए, जो बेस्ड थे, और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहे हैं उनके ऊपर इन्होंने बहुत सारे पेपर्स तैयार किए। और इसके अलावा भी यहाँ पर एक सिविल सर्वेंट थे जो चीफ ड्राफ्ट्समैन भी थे, ड्राफ्ट तैयार करने का काम इनके ऊपर था, जिनका नाम है S.N. मुखर्जी। ये इन्होंने बड़े ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज के ऊपर जो वहाँ पर डिस्कशन और डिबेट्स हो रहे थे उनको बहुत ही ल्यूसिड और लीगल लैंग्वेज के द्वारा प्रस्तुत किया, और इन सारे के सारे लीगल एस्पेक्ट्स को इन्होंने पेपर पर ये लेकर आए, जिससे संविधान को फ्रेम करने में आसानी हुई। तो ये सारे लोग थे जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए अभी और कोई क्वेश्चन अभी यदि इम्पोर्टेंट मुझे लगता है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, मैं देखता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मैं समझता हूँ जितने प्रश्न हमने 2 सेशन में लिए हैं ये पर्याप्त हैं। इनमें से आना चाहिए, या इनसे आपकी जो बेसिक थीम है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपकी नॉलेज अपडेटेड हो जानी चाहिए इनसे। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, एंड आई होप you will be well prepared through these videos and you will take the benefit.